प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं एसएसटी का टर्म टू यानी कि टर्म टू का सेट टू इंग्लिश मीडियम के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था कि सर आपने हिंदी मीडियम में कराया है, इंग्लिश में भी दे दीजिए। तो सारे सेट्स आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हैं। आप सभी के आंसर्स देख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे जो आंसर्स मिलेंगे आपको वो बहुत ही सटीक आंसर और बिल्कुल राइट आंसर क्वेश्चन के साथ में आपको देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा, यानी कि व्हाट क्राइसिस डिड द वर्ल्ड फेस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैड टू फेस ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस। महामंदी का सभी को सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जाबर कौन होते थे, उनका कार्य क्या होता था। तो ये जॉबर वाज एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड एम्प्लॉई। ही यूज टू ब्रिंग, उसका काम क्या होता था, ही यूज टू ब्रिंग पीपल फ्रॉम हिज विलेज एंड हेल्प देम टू सेटल डाउन इन द सिटी। उनका ये काम होता था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण देने हैं। तो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज आर एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, गिव एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब इसके बाद में नेम एनी टू नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ पर है भारतीय जनता दल बीजेपी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। उसके बाद नेक्स्ट जो पांचवा क्वेश्चन है, राजनीतिक दल यानी कि व्हाट इज द चैलेंज ऑफ डायनेस्टी इन द पॉलिटिकल पार्टीज। तो मोस्ट ऑफ द लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज प्लेस देयर क्लोज रिलेटिव्स एंड क्लोज मेंबर्स इन द हाई पोजीशन इन पॉलिटिक्स, ड्यू टू विच मैनी टाइम्स इनएक्सपीरियंस पीपल रीचेस एट हाई पोजीशंस। यानी कि क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों को जो है ये सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, और ये अपने रिश्तेदारों को जो है ऊंची जो है पदवी प्रदान कर देते हैं, पोजीशंस प्रदान कर देते हैं। यही एक चैलेंज है डायनेस्टी का। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य बैंक से क्या तात्पर्य है। तो कॉमर्शियल बैंक्स आर, यानी कि कॉमर्शियल बैंक्स किसे कहते हैं या क्या मतलब है इसका। तो कॉमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक्स विच टेक मनी फ्रॉम पीपल एंड गिव्स लोन्स फॉर बिजनेस एंड अदर नीड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण क्या है, यानी व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन इज द इंटरकनेक्ट ऑफ इकोनॉमी बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये इकोनॉमी का यानी कि आपका अर्थव्यवस्था का जो है एक तरह से संबंध है दूसरे देशों के साथ में। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्न लॉ। तो इन द लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी द गवर्नमेंट अंडर प्रेशर फॉर्म्स लार्ज लैंड ओनर्स पास लॉ ऑफ प्रोहिबिटिंग द इम्पोर्ट ऑफ मेज। तो यहाँ पर क्या करा कि गवर्नमेंट 18वीं सेंचुरी में गवर्नमेंट ने जो है बड़े जमींदारों के प्रेशर में आकर के एक लॉ पास किया जिसमें मेज यानी कि मक्के के आयात को प्रोहिबिट यानी कि रोका गया है, या उसके लिए एक कानून बनाया गया। द लॉ बाय विच द इम्पोर्ट ऑफ मेज वाज बैंड। जिस कानून के द्वारा मक्के के आयात को रोका गया वो जो है कॉर्न लॉ कहलाया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, सूरत पोर्ट वाज मार्जिनलाइज्ड बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी वाई, राइट आंसर इन ब्रीफ। तो यहाँ पे बिफोर द एरा ऑफ मशीन्स इंडियन कॉटन फैब्रिक डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट। ये कॉटन इंडस्ट्री का दबदबा था। ठीक है, पहले मशीन नहीं थी, उससे पहले क्या था, कॉटन इंडस्ट्रीज का दबदबा था इंटरनेशनल मार्केट में। दैट टाइम द पोर्ट ऑफ सूरत वाज डोमिनेटेड बाय ए लॉट ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम देयर। और उस समय जो है पोर्ट, सूरत का पोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आयात जो है करता था। बट व्हेन यूरोपियन कंपनीज स्टार्टेड एक्सपांडिंग देयर फुटिंग्स, जब यूरोपियन कंपनी ने अपने पैर पसारने शुरू किए, द एक्सपोर्ट्स ऑफ द पोर्ट लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ सूरत बिकेम डिक्रीज्ड एंड दे आर मार्जिनलाइज्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इन्होंने पैर पसारा तो एक्सपोर्ट जो है उस पोर्ट से जो कोस्ट पे स्थित है सूरत पे, वो धीरे धीरे कम होने लगा और उससे क्या हुआ कि वो हाशिए पे पहुंच गया यानी कि मार्जिनलाइज्ड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्र के नाम आपको देने हैं। तो देखिए, द नेम ऑफ द मेजर कोल फील्ड इन इंडिया आर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। अपार्ट फ्रॉम दिस, यानी कि तीन तो मेजर हैं ही, अब इसके अलावा भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कोल इज ऑल्सो फाउंड मेनली इन मैनी रिवर वैलीज एरिया लाइक रानीगंज कोल्ड फील्ड इन वेस्ट बंगाल दैट अकाउंट्स
35% ऑफ द कंट्रीज कोल प्रोडक्शन, यानी कि रानीगंज जो है कोल फील्ड वो वेस्ट बंगाल में है, और 35% पूरे देश का उत्पादन कोयले का यहाँ से होता है। और झारिया कोल फील्ड इन झारखंड एंड बोकारो कोल फील्ड आर लोकेटेड इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट्स आर ऑल्सो काउंटेबल। ये भी जो हैं इनको भी हम प्रमुख क्षेत्रों में काउंट करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के सुधार के उपायों के बारे में बताएं, यानी एक्सप्लेन द रिफॉर्म मेजर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो इफेक्टिव मेजर्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज आर ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरा है, इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर्स। यहाँ पर इसके बाद में आप तीसरा पॉइंट में लिखेंगे, देयर शुड बी ए कोटा फॉर वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द पार्टी। नेक्स्ट आप बता सकते हैं, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, और डाटा रिगार्डिंग कास्ट रिलीजन ओबीसी एससी एसटी शुड नॉट बी यूटिलाइज ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड इन एनी फॉर्म। तो ये सारे के सारे सुधार जो है ये बताए गए हैं, ये सुधार किए गए भी हैं। अगला जो है, लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी इज व्हाट टाइप ऑफ लीगल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी इज अ लॉफुल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। नो न्यू गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड इन ए डेमोक्रेसी विदाउट द सपोर्ट ऑफ द पीपल। यानी कि एक डेमोक्रेसी जो है एक लॉफुल यानी कि एक कानूनी व्यवस्था का सिस्टम है गवर्नमेंट का, और कोई भी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म नहीं कर सकती लोकतंत्र में विदाउट सपोर्ट ऑफ द पीपल। लोगों के सहायता के बिना, जब तक लोग नहीं चाहते कोई भी पार्टी खड़ी नहीं हो सकती। इट इज़ पॉसिबल ओनली इन डेमोक्रेसी। ये जो है ये किस में संभव है, केवल लोकतंत्र में ही संभव है। व्हेन ए गवर्नमेंट इज रिड्यूस टू ए माइनॉरिटी, जब एक गवर्नमेंट जो है रिड्यूस हो जाती है यानी कि उसके दल के लोग जो है उसको छोड़ने लगते हैं, माइनॉरिटी में चली जाती है, तो इट हैज़ टू रिज़ाइन, और उसको रिज़ाइन यानी त्यागपत्र देना पड़ता है। इट लूजेज इट्स अथॉरिटी, और उसके जो अधिकार है वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो ये लोकतंत्र एक वैध शासन व्यवस्था, इस तरह से हम बता सकते हैं। सॉरी। आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, उसकी बात करते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट इन डेवलपमेंट। क्रेडिट यानी कि मनी का क्या है, तो क्रेडिट पेस ए क्रूशियल रोल इन कंट्रीज डेवलपमेंट बाय सैंक्शनिंग लोन्स टू डेवलपिंग कंट्रीज इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड्स फॉर इम्प्रूवमेंट। ये क्या करते हैं, लोन सैंक्शन करते हैं इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में और बिजनेस व्यवसाय के डेवलपमेंट में, इम्प्रूवमेंट में। दिस लीड्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉफिट। ये क्या करता है, इसकी वजह से प्रोडक्शन में वृद्धि होती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, एंड इनकम इम्प्रूव्स। अगर ये सब कुछ बढ़ेगा तो एंड इनकम इम्प्रूव्स स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमी। तो इस तरह से जो जीवन की स्टैंडर्ड्स है, जीने की, इनकम से वो पूर्ति होती है या फिर वो उसमें सुधार होता है, और इकोनॉमी भी सुधरती है। देयर फॉर क्रेडिट प्लेस ए इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर आपने हिंदी मीडियम के सॉल्यूशंस देखे हैं तो ये सारे सॉल्यूशंस बहुत आसानी से समझ में आने वाले हैं आपको। ऋण की शर्तों का उल्लेख करें तो ऋण की शर्तें क्या है, मेन द टर्म्स ऑफ लोन। तो टर्म्स ऑफ लोन है रेफर टू द टर्म्स एंड कंडीशंस इन्वॉल्व व्हेन बोरोइंग मनी। ये टर्म्स एंड कंडीशंस यानी शर्तें क्या होती हैं, ये रेफर करती हैं कि कंडीशन और टर्म्स क्या होंगी जब आप कोई लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, मनी लेते हैं। तो दिस कैन इंक्लूड द लोन्स पेमेंट पीरियड। इसमें जो है लोन का कितने समय के लिए लोन लिया है उसको जिक्र किया जाता है। द इंटरेस्ट रेट, ये उसमें ब्याज का जो कितना ब्याज देना होगा ये भी बताया जाता है। फीस एसोसिएटेड विद द लोन, इस लोन को सैंक्शन कराने के लिए क्या फ़ीस लगेगी। पेनल्टी फीस बोरोवर्स माइट बी चार्ज, अगर आपने ब्याज समय पे ना दिया तो आपको कितनी पेनल्टी देनी होगी। एंड एनी अदर स्पेशल कंडीशन दैट में अप्लाई। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि ये सारी शर्तें होती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल्स फ्रॉम हिस्ट्री टू शो द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स देते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर ग्रेटली इम्प्रूव्ड, फास्टर ट्रेन्स वर क्रिएटेड एंड वेट ऑफ बोगीज वर आल्सो वाज ऑल्सो रिड्यूस। तो यहाँ पे क्या किया कि ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को ग्रेटली इम्प्रूव किया गया उस समय, और फास्टर ट्रेन्स वर क्रिएटेड, और जो है तेज़ी से चलने वाली ट्रेन्स बनाई गई, और वेट ऑफ बोगीज, जो बोगी के वेट होते हैं उनको रिड्यूस किया गया, सो दैट एनी प्रोडक्ट कुड बी इजीली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फार्म्स टू
इंस्टेंट मार्केट एट लो कॉस्ट, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट को उसके द्वारा अपने उस उत्पादित स्थान से, फार्म से जो है नियरेस्ट मार्केट तक कम से कम सस्ती दरों में ले जाया जा सके। दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, मीट वाज नॉट एक्सपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप अंटिल 1870s एज देयर वाज नो प्रॉपर टेक्नोलॉजी फॉर एक्सपोर्टिंग मीट एट दैट टाइम। जब उस समय की बात है जब अमेरिका से यूरोप में 1870 के समय में जो है मीट को एक्सपोर्ट नहीं किया जाता था, क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। विद द एडवांस न्यू टेक्नोलॉजी, जब नई टेक्नोलॉजी आई तो दिस सिचुएशन चेंज, ये सिचुएशन चेंज हुआ। द टेक्नोलॉजी ऑफ रेफ्रिजरेशन वाज इंस्टॉल्ड इन शिप, और उसमें शिप में जो है रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था की गई, यानी कि फ्रिज की व्यवस्था की गई, सो दैट द परसिबल, यानी कि जल्दी ही ख़राब होने वाली थिंग्स जो हैं वो कुड ऑल्सो बी कैरिड ऑन लॉन्ग जर्नी, फिर इनको जो है आसानी से लंबी यात्रा पर ले जाया जा सकता था। तो ये सारी दो एग्जाम्पल देंगे, आपका आसान हो जाएगा आंसर। 16वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस रोल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी से क्या रोल है, तो हम अपने पॉइंट्स के हिसाब से बता देंगे। पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड ट्राई टू इंश्योर देयर कैंडिडेट विंस द इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, इलेक्शन में भाग लेती हैं और वो कोशिश करती हैं कि उनका ही उम्मीदवार जीते। दीज पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल बाय कीपिंग द प्रॉब्लम्स प्रिवेलिंग इन द कंट्री इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये अवेयरनेस जागृत करती हैं उन लोगों के सामने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रख करके, देश की समस्याओं को रख करके। पॉलिटिकल पार्टीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लॉ मेकिंग ऑफ द कंट्री, और जो लॉ बनते हैं इनमें पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये बहुत बड़ा अहम जो है रोल निभाती हैं। उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू क्रिएट देयर गुड इमेज इन फ्रंट ऑफ पब्लिक टू गेट वोट्स। और पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, अपनी इमेज को अच्छा बनाती हैं पब्लिक के सामने ताकि उनको वोट ज़्यादा मिल सकें। पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम द गवर्नमेंट बाई कॉन्टेस्ट इलेक्शन, और पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये गवर्नमेंट के इलेक्शंस को भी जो है क्या करती हैं, भाग लेती हैं और उसको जो है करवाती हैं। और द लूजिंग पार्टी इन द इलेक्शन पेज द रोल ऑफ अपोजिशन, जो हारती है पार्टी वो अपोजिशन का रोल पैदा करती है या प्ले करती है। जैसे कि आप, इससे क्या होता है, करप्ट द गवर्नमेंट, इस तरह से ये गवर्नमेंट पे एक कसाव बनता है, और जो है जैसे कोई भी दूसरा गवर्नमेंट जो है और उसके विपक्ष में जो होते हैं वो उसका अपोज करते हैं कि आपने लॉ जो है गलत बनाया है या सही बनाया है, उसके बारे में वो राय देते हैं। इसके बाद में आप और लिख सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज मेक अवेयरनेस इन पब्लिक अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू देयर स्पीचेज। वो अपने भाषण में गवर्नमेंट ने क्या करी है और क्या करने वाली है या कमियां क्या है वो सारी चीज़ें बताते हैं। आपने देखा भी होगा भाषण में बताते हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, उस सरकार ने वो किया था, इस सरकार ने ये किया था, ये सब आप, ये चीज़ पॉलिटिकल पार्टीज बनाती है। थ्रू विच द पब्लिक गेट्स पॉलिटिकल एजुकेशन, और इसके द्वारा जो है पॉलिटिकल राजनीतिक ज्ञान जो है पब्लिक को मिलता है। उसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हाउ डू मल्टीनेशनल कंपनी इज इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन और प्रोडक्शन इन द अदर कंट्रीज। तो कैसे एमएनसीज कंट्रोल करती हैं प्रोडक्शन को अदर कंट्रीज में, तो एमएनसी सेट अप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज, जहाँ पर उनको सस्ते लेबर्स मिल जाएं और रिसोर्सेज मिल जाएं, वहाँ पर जो है ये अपने ऑफिस और प्रोडक्शन फैक्ट्रीज को खोलती हैं। एमएनसी इज सेलिंग इट्स फिनिश गुड्स ग्लोबली अक्रॉस वेरियस कंट्रीज एंड द गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑल्सो बीइंग प्रोड्यूस ग्लोबली अक्रॉस वेरियस कंट्रीज। तो एमएनसी क्या करती हैं, पूरे संसार में हर जगह पे अपने गुड्स और सर्विसेज को बेचती हैं, यहाँ तक कि वो पूरे देश में या पूरे विश्व में अपने जो है सारे के सारे जो है सर्विसेज को और जो प्रोडक्ट्स को है क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, वहाँ पे अपनी कंपनी की स्थापना करती हैं। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। और ये जो प्रोडक्शन है ये छोटे छोटे टुकड़ों में करती है और पूरे जो है आपके विश्व में इसको जो है क्या करते हैं, स्प्रेड करती है, फैलाती है। उसके बाद एमएनसी सेट अप प्रोडक्शन जॉइंटली विद द लोकल कंपनीज, और एमएनसी क्या करती है, प्रोडक्शन को सेटअप करती है छोटी छोटी कंपनियों के साथ में। द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज टू बाय द लोकल कंपनीज एंड देन एक्सपांड द प्रोडक्शन। और मेन जो इसका टारगेट होता है वो क्या करती है कि ये इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में क्या करती है, छोटी कंपनियों को खरीद लेती है और फिर उसके साथ में अपना जो है फैलाव शुरू कर देती है, यानी कि अपने पांव पसरना शुरू कर देती है। लार्ज एमएनसी इज डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस्ड ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। तो लार्ज जो बड़ी एमएनसीज होती हैं वो क्या करती हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसके अंदर ऑर्डर
प्लेस करती है छोटी-छोटी कंपनी को। छोटी-छोटी जो कंपनियाँ हैं, जैसे कोई टायर बनाएगा, कोई ट्यूब बनाएगा, तो इस तरह से एमएनसी ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी कार खुद ही बनाती है इसका, या कोई भी चीज़ खुद बनाती है। ये क्या करते हैं, छोटे-छोटे वेंडर्स को जो है ऑर्डर देते हैं, भैया तुम व्हील बना दो, तुम ग्लास बना दो, तुम साइड ग्लास बना दो, सीट कवर बना दो। तो इस तरह से अलग-अलग जो है ऑर्डर्स प्लेस करती हैं। तो ये सारे आप लिख सकते हैं। इसके बाद में डिस्क्राइब अर्ली सब्सटेनेंस एग्रीकल्चर आपको बताना है, यानी प्रारंभिक जीवन निर्वाह किसी जो है उसको हम बोलते हैं, जिसको स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन ए स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, ये छोटे भूमि के टुकड़े पे की जाती है। प्रिमिटिव टूल्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर आर यूज इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इस तरह की खेती में जो है घर के सदस्य ही और बहुत ही कम औजारों से जो है खेती की जाती है। द फार्मिंग मेनली डिपेंड्स ऑन द मानसून एंड नेचर फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, तो ये मानसून पे और मिट्टी की मृदा की जो है उस पे उर्वरता पे डिपेंड करती है। क्रॉप्स आर ग्रोन एज पर द सुटेबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन, और जो फसल है वो एनवायरमेंट यानी कि मौसम के हिसाब से जो है उगाए जाते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, मैंने बताया था आपको कि इसको स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। ए पैच ऑफ लैंड इज क्लीन्ड बाय द स्लैशिंग द वेजिटेशन एंड देन द स्लैश प्लांट्स आर बर्न्ड, ये जो लैंड है उसको साफ करके वहाँ पे जो है वहाँ के खरपतवार और जो पेड़ पौधे हैं उस भूमि से उखाड़ दिए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं, या जो भी कर दिए जाते हैं, उसके बाद में उसको जला दिया जाता है। और जो ऐश जो बनती है जलने के बाद में, उसको क्या मिक्स कर देते हैं उसी भूमि के सॉइल से, और कॉर्प आर ग्रोन से, जिस उसके बाद में फसल को उगाया जाता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूसेस जस्ट एनफ क्रॉप्स टू सस्टेन द फैमिली, इस तरह के जो खेती है वो केवल जीवन निर्वाह के लिए ही मतलब की जाती है। इसके अलावा इससे इनकम वगैरह की संभावना बहुत ही कम होती है, मतलब अपने आदमी अपने परिवार की पालन पालन पोषण कर ले, बस इतनी ही इससे खेती हो पाती है, इस टाइप के खेती से। और आफ्टर ए कपल ऑफ सीजन, कुछ समय कुछ मतलब सीजन मतलब आपका हो गया कुछ समय बाद में, या फिर कुछ खेती करने के बाद में जो है कपल ऑफ सीजन्स, द पैचेस इज लेफ्ट फॉलो एंड न्यू पैचेस ऑफ लैंड इज प्रिपेयर्ड फॉर फार्मिंग। तो कुछ खेती करने के बाद में या कुछ फसलें उगाने के बाद में जो है इस भूमि के टुकड़े को ऐसे ही खाली छोड़ दिया जाता है, और दूसरे भूमि के टुकड़े को जो है फार्मिंग के लिए तैयार कर देते हैं। और दिस अलाउज द अर्लियर पैचेस ऑफ लैंड टू रेप्लिनिश इट्स फर्टिलिटी थ्रू द नेचुरल प्रोसेस, और जो छोड़ी गई भूमि है उसको छोड़ी गई भूमि है जो नेचुरल तरीके से ऑटोमेटिकली जो टुकड़ा है वो धीरे धीरे फर्टाइल हो जाता है, यानी कि उपजाऊ हो जाता है नेचुरल प्रोसेस से, अपने आप प्रकृति प्रकृति के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका 19 क्वेश्चन हमने देखे, सॉरी 19वां क्वेश्चन आपका बताया दो। 19 क्वेश्चन जो मानचित्र में प्रदर्शित करने हैं, जो आपको क्या करना है, देखिए मिनरल प्रोड्यूसिंग कंट्री सेंटर्स एंड पोर्ट डिस्प्लेस इन द मैप, हजारीबाग, अजमेर, आयरन ओर और विशाखापट्टनम और मैंगलुरु। देखिए आप यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है और यहाँ पे इंग्लिश में भी। देखिए पहला जो है अजमेर राजस्थान में है, जो कि यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, ये आपका हो गया। और दूसरा जो है आपका उसके बाद में हजारीबाग जो झारखंड में है, आपको अच्छे तरह से पता है, तो ये यहाँ पर शो किया गया है। इसके बाद तीसरा आयरन और फील्ड जो उड़ीसा में है, उसको यहाँ पे शो किया गया है, ये रहा। इसके बाद में विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में है, इसको शो किया गया है यहाँ पर। और उसके बाद में मैंगलुरु जो कर्नाटका में है, जो कि यहाँ पे आपको शो किया गया है। तो इस तरह से आपको ये मैप में शो करने से कौन सी चीज़ कहाँ आती है, बस आप मैप के इस नक्शे को ज़रूर पढ़ लें कि इसमें कौन सा, ये मध्य प्रदेश जो है आपका, यहाँ पे आपका झारखंड आ जाता है, इसके बाद में यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कौन सी जगह पे क्या आता है, ये पता होना चाहिए, तब जाके आप जो है मैप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो ये था आपका इंग्लिश मीडियम के लिए कंप्लीट सॉल्यूशंस। काफ़ी कमेंट थे आपके, और इसी तरह से आप कमेंट करेंगे तभी जाके आपके सॉल्यूशंस जो है कंप्लीट फटाफट करवा दिए जाएंगे। तो मैक्सिमम कमेंट करिए, मैक्सिमम शेयर करिए, ताकि कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आए, और हम लोग जो है आपके भावनाओं को फिर कद्र करते हुए जो है सॉल्यूशंस को बना देते हैं। अगर आप लोग कमेंट नहीं करते तो हम सोचते हैं कि यार बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है, शायद उसको आवश्यकता नहीं है इन चीज़ों की। तो आप लोग कमेंट करते हो तो हमें पता चलता है कि ये वाकई में बच्चे चाहते हैं कि हमें सॉल्यूशंस जो है दिखाने हैं, बनाने हैं। तो इसलिए हम जो है उस सॉल्यूशन को बनाते हैं। और देखिए ध्यान रखिएगा, इस चैनल पे जो सॉल्यूशंस मिलते हैं वो बिल्कुल यूनिक होते हैं, सबसे अलग होते हैं, और बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज में होते हैं। एग्जामिनर आधा नंबर भी काटने की हिम्मत नहीं कर सकता, पॉइंट टू पॉइंट लिखा जाता है, और ताकि आपके जो मार्क्स भी मिल जाए और ज़्यादा लिखना भी ना पड़े, इस तरह से आपके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। जिस क्वेश्चन में आंसर्स बड़े होंगे या होते हैं, वो क्वेश्चंस
को आपको उसी तरह से लिखना होगा, क्योंकि उसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। एग्ज़ामिनर को फिर आपको उसी तरह से समझाना होगा। बाकी जनरली हम जो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से सॉल्व करते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।